सो है एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का जो आरबीआई का असिस्टेंट का जो एग्जाम है, राइट, जो अभी अपकमिंग पोस्ट आएंगी, तो उसका जो सिलेबस रहेगा, इंग्लिश में क्या सिलेबस रहता है, राइट, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम थोड़ा बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, जैसे इसमें आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम हो, या आरबीआई आगे ग्रेड बी का एग्जाम आएगा, या आईबीपीएस का एग्जाम होता है, एसबीआई का होता है, इंश्योरेंस का होता है, तो जो सिलेबस रहता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। थोड़ा बहुत वेरी करता है सिलेबस। तो जितने भी ये एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर के, तो इसमें खास तौर पे हम आरबीआई असिस्टेंट को फोकस करेंगे, राइट। तो इसका जो पूरा पैटर्न है, वो कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, वो सारा हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है, किस हिसाब से हमें फिर फर्दर स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। इंग्लिश को जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश को कैसे आप टैकल करोगे, राइट। तो कम टू द पॉइंट बोल रहा है, इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स 2023-24 में जितने भी एग्जाम्स निकलेंगे, जैसे आरबीआई असिस्टेंट का है, फिर आरबीआई ग्रेड बी का आएगा, आईबीपीएस का, एसबीआई का, इंश्योरेंस का है। तो इसमें जो पैटर्न रहता है, इंग्लिश के जो टॉपिक्स रहते हैं ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत इसमें चेंज बनता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरह, देखते हैं इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश, राइट। तो इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, एरर, राइट। तो एरर के क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए आपको ग्रामर अपना एनहेंस करना पड़ेगा, ग्रामर पे अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, थोड़ा आपको ट्रेंडिंग इंग्लिश पे वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट। इससे पहले मैंने एक स्ट्रेटेजिक वीडियो डाली थी, उसमें भी आपको जो है बताया था कि थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में करंट हैपनिंग्स पे ज्यादा चीजों को पूछता है, राइट। अब दूसरा सेंटेंस एरर, राइट। सेंटेंस एरर मतलब सिंगल एरर ही ढूंढना होता है। फिर जब हम थोड़ा मेंस लेवल पे जाते हैं, सेकंड जो लेवल होता है एग्जाम का, उसमें आपका थोड़ा सा एक स्टेटमेंट में डबल एरर भी आ सकते हैं, वो थोड़ा फिर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाता है वहां पे, राइट। तो सेंटेंस में एरर आ सकता है आपको, सेंटेंस एरर। उसके बाद वर्ड यूसेज, राइट। वर्ड यूसेज का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ड यूसेज में क्या होता है कि एक वर्ड होता है और उसको तीन डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करेगा, और फिर वहां पे बताएगा कि पूछेगा कि कॉन्टेक्चुअली कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिनके अंदर इस वर्ड के मीनिंग के आधार पे सही यूज किया गया है। तो इसको वर्ड यूसेज बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। उसके बाद मिसस्पेल्ड वर्ड इसके अंदर रहेगा। उसके बाद फिलर के क्वेश्चन, फिलर हर टाइप का फिलर आ सकता है, सिंगल फिलर पूछ सकता है, एक सेंटेंस में आपको एक वर्ड पुट करना होगा, एक सेंटेंस में आपको दो वर्ड पुट करने होंगे, डबल फिलर आ सकता है, सिंगल फिलर आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपकी वोकैबुलरी का लेवल यहाँ पे चेक करता है एग्जामिनर। उसके बाद क्लोज टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपका जो है कॉन्टेक्चुअल वोकैब का नॉलेज चेक करता है, और आपकी रीडिंग स्किल्स यहाँ पे बहुत अच्छी होने चाहिए, जो आप थ्रू रीडिंग ही कर पाओगे, राइट। तो अपनी रीडिंग को एनहेंस, रीडिंग से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करोगे, तो वो आपको हेल्प करेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। उसके बाद वर्ड स्वैप, वर्ड स्वैप का जो क्वेश्चन है, ये भी काफी मतलब देखा जाता है, इवन ये मेंस में ज्यादा आता है, लेकिन समटाइम्स ये प्री में भी डालने लग गया है इसको, और इसकी शुरुआत एसबीआई ने करी थी। तो एसबीआई जो एग्जाम लेता है, तो वर्ड स्वैप का जो क्वेश्चन था, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी, राइट। और आगे से थोड़ा हम मूव करते हैं तो वर्ड अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जैसे हम सेंटेंस को अरेंज करते हैं, वैसे शब्दों को भी अरेंज करने के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका स्टार्टर एंड कनेक्टर। वैसे एक दो साल से अगर हम देखें आरबीआई असिस्टेंट में, तो स्टार्टर एंड कनेक्टर के क्वेश्चन अब आ नहीं रहे हैं, बट है ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में। तो स्टार्टर एंड कनेक्टर के लिए, कनेक्टर आप समझते होंगे कंजंक्शंस को बोलते हैं। तो मतलब कौन सा स्टार्टर है, सेंटेंस को देख के आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या चल रहा है, क्या वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है, रीजन है, राइट, या वहां पे जो है पर्पज है। अकॉर्डिंगली आपको कंजंक्शंस का अच्छा नॉलेज होगा, तो आपको स्टार्टर फिट करना पड़ेगा, स्टार्टर एंड कनेक्टर, ठीक है। तो इसके भी ट्रिक्स होते हैं, हाउ टू टैकल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, स्टार्टर एंड कनेक्टर, राइट। तो आपको क्या करना है कि फर्दर जो भी लेक्चर होंगे, ठीक है, फर्दर जो भी क्लासेस होंगी, लाइव होंगी या मे बी रिकॉर्डेड होंगी, तो आपको बने रहना है मेरे साथ, राइट। 1 घंटे का टाइम आपको निकालना है, ठीक है। दिन का 1 घंटा भी दोगे तो 2-2.5 महीने जो भी अब आपके हैं वो बड़े क्रूशियल है। उसके बाद स्टार्टर एंड कनेक्टर के बाद सेंटेंस अरेंजमेंट आता है इसमें, सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। तो जैसे जंबल फॉर्म में, इसको पैरा जंबल भी बोल देते हैं, एक पैराग्राफ होता है जंबल फॉर्म में होता है, आपको उसको अरेंज करके जो है सही से उसका मीनिंग बताना होता है, ठीक है। मतलब एक स्टोरी टाइप बनानी होती है, ठीक है, कि उसमें स्टार्टिंग कौन सा होगा, पहला सेंटेंस कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा होगा। सो यू हैव टू अरेंज ऑल दी स्टेटमेंट्स। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगेन अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन
हर आपके आरबीआई असिस्टेंट में भी आते हैं, प्रीलिम्स की अगर बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराफिलर। पैराफिलर क्या होता है कि एक पैसेज होता है, ठीक है, जैसे क्लोज टेस्ट की तरह थोड़ा सा ये सिमिलर होता है, ठीक है, तो आपको वहां पे जो है वर्ड को फिट करना होगा, पैराफिलर बोलते हैं इसको, राइट। उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी जो बैंकिंग का एग्जाम होता है उसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट पे आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट क्या होती है कि आपको जो है एक स्टेटमेंट देगा और उसमें आपको एक फ्रेज ऊपर यूज करके देगा, तो आपको देखना है कि क्या कॉन्टेक्चुअली वो फ्रेज वहां पे सही यूज किया गया है या उसके मीनिंग के आधार पे ऊपर दे देगा पुट आउट। तो आपको नीचे देखना पड़ेगा कि वहां पे पुट आउट ही आएगा। पुट आउट का मतलब क्या होता है? टू एक्सटिंग्विश होता है, बुझाना होता है। तो अगर तो सेंटेंस में कुछ ऐसे बुझाने वाली बात चल रही है, जैसे फायर वगैरह, आग वगैरह लग जाती है, तब तो पुट आउट ही लिखा जाएगा। लेकिन वहां पे कुछ और पोस्टपोन की बात चल रही है तो पुट ऑफ आएगा। अगर कोई वेयर या गेन करने की बात कर रहा है तो पुट ऑन आएगा। वो फिर कॉन्टेक्चुअली आपको देखना पड़ेगा, उसी को फ्रेज रिप्लेसमेंट बोलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस और आपकी वोकैबुलरी, वोकैबुलरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर, राइट। तो तीन यहाँ पे मेन पिलर है जो मैं आपको अभी फर्दर बताने वाला हूं। कौन कौन से तीन मेन पिलर हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम देखते हैं आगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पैरा पिलर्स आपको पीछे बता दिया। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, ठीक है, मैच द कॉलम भी अप टू मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बट ये प्री में भी समटाइम्स पूछ लिया जाता है। और लास्ट में फिर हम बोल सकते हैं मिसलेनियस, कुछ भी आ सकता है। मिसलेनियस में मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपकी सीरीज में मॉर्निंग में रीअरेंजमेंट आ जाए, क्लोज टेस्ट ना आए, ठीक है। और रीअरेंजमेंट के साथ आपको वर्ड स्वैप डाल दे, रीअरेंजमेंट 5 मार्क्स का, वर्ड स्वैप 5 मार्क्स का। या फिर इवनिंग शिफ्ट में हो सकता है कि आपको कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आए, वर्ड स्वैप रिप्लेस हो जाए, वर्ड स्वैप ना आए। तो मतलब ये वेरी करता है शिफ्ट टू शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में समटाइम्स क्लोज टेस्ट देखा जाएगा, रीअरेंजमेंट नहीं देगा। और इवनिंग शिफ्ट में रीअरेंजमेंट आ जाएगी, क्लोज टेस्ट नहीं आएगा। तो जितने भी मैंने ये टॉपिक्स आपको बताए हैं, ठीक है, टॉपिक्स यही रहेंगे। टॉपिक्स हमारे, अगर हम आरबीआई असिस्टेंट की बात करें तो यही टॉपिक्स रहेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा वेरी करती है चीजें कि मॉर्निंग शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन डाला, इवनिंग में हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट में फिलर्स के 5 क्वेश्चन आए डबल ब्लैंक्स के, और इवनिंग में डबल ब्लैंक्स की जगह वर्ड स्वैप आ जाए, या उसकी जगह आपका कॉलम वाला क्वेश्चन आ जाए, या वर्ड यूसेज पे क्वेश्चन आ जाए 5। तो ये वेरी करता है, राइट। तो अब अगर थोड़ा, ये तो टॉपिक्स का आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। थोड़ा आगे अगर मूव करें तो स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होने चाहिए, मतलब क्या आप ऐसे स्टेप्स उठाओगे कि जिससे आपको जो है इंग्लिश को हैंडल करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जो मैं 3 पिलर की बात कर रहा था वो है मेन आपका, यहाँ पे वोकैबुलरी का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, वोकैब पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको द हिंदू के टच में रहना पड़ेगा, मतलब न्यूज़पेपर की जो वोकैब है, ठीक है, उसको जो ट्रेंडिंग करंट अफेयर से रिलेटेड जो थोड़ा इकोनॉमिकल वोकैब है उस पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी रीडिंग पे काम करना पड़ेगा, रीडिंग आपकी डेली रूटीन में आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, कौन सी हैपनिंग्स हो रही हैं, तो जब आप रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी 3 चीजें एनहेंस होगी, आपकी वोकैब भी बनेगी, प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्ड होगा, ठीक है, और आपके रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो पेपर होते हैं, थोड़ा जैसे आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम है, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला एग्जाम होता है। इसमें आप क्रैमिंग पे नहीं चल सकते, यहाँ पे क्रैमिंग वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे वर्ड तो आपका सवाल है वो आप बिना विदाउट अंडरस्टैंडिंग नहीं सॉल्व कर पाओगे। कॉलम वाले क्वेश्चंस को करने के क्या ट्रिक होते हैं, ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन को हिट किया जाता है, तो वो तब कर पाओगे आप जब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट्स आती हैं। और थर्ड आपका पिलर है दैट इज ग्रामर, राइट। अब ग्रामर तो जितना आपका इस पे पकड़ होगी तो कहीं ना कहीं ये एज देगा आपको, है ना। कई ऐसी चीजें हैं जो आप ग्रामर के थ्रू भी एलिमिनेशन करते हो, ठीक है। जैसे सिंगल फिलर, डबल फिलर्स में टोन के थ्रू भी हम एलिमिनेशन करते हैं ऑप्शंस को। और आप ग्रामर भी अगर आपका अच्छा होगा तो ग्रामर के थ्रू भी जो आप जो है स्टेटमेंट को एलिमिनेट, मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में ये भी आपकी हेल्प करता है। जैसे देखो मैं अगर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूं, इफ आई से ही टू दिल्ली टुमारो, राइट। अब देखो यहां पे मैंने लिखा, अब इसमें मान लो एक ऑप्शन आपको दे दी मैंने, यहां पे विल गो।
सेकंड ऑप्शन में यहां पे दे रहा हूं आपको हैज गॉन। थर्ड ऑप्शन मैंने यहां पे आपको दे दी इज गोइंग। और एक ऑप्शन डी में यहां पे आपको दे रहा हूं दैट इज हैड गॉन। राइट। तो होता क्या है कि जब भी आपको क्लोज टेस्ट पूछेगा, अगर उसमें 5 ब्लैंक्स आपको भरने होंगे तो उसमें 3 क्वेश्चन हो सकता है वोकैबुलरी बेस्ड होंगे और 2 क्वेश्चन हो सकता है आपको ग्रामर वाली ऑप्शन देगा। तो ये वेरी करता है, मतलब मिक्स होता है। जो पेपर सेटर होते हैं वो ग्रामर का नॉलेज भी चेक कर लेता है वहां पे क्लोज टेस्ट में। 2 ऑप्शन ऐसे डाल देगा जहां पे आपको ग्रामर अच्छा होगा तो आप पकड़ जाओगे। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे टेंस अगर आपका अच्छा है, अगर आपको पता है कि हाँ आपको टेंस का अच्छा नॉलेज है, तो ऑब्वियस है आप बी और डी को तो हाथ नहीं डालोगे, तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। क्योंकि हैज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हैड गॉन आपका पास्ट परफेक्ट होता है। जो भी कोई एक्शन अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है उसके लिए आप हैज गॉन लिखोगे, पहले कोई एक्शन हो चुका था तो उसके लिए आप पास्ट लिखोगे। तो ये तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइम हमें गिवन है, राइट। टुमारो कौन सा टाइम है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर टाइम मेंशन्ड है। मतलब एग्जामिनर हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइम दे रहा है कि भाई मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर की। एक्सप्लिसिट टाइम के वर्ड्स होते हैं जैसे सून है, टुमारो है, यस्टरडे है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट वीक है। जब ये वर्ड सेंटेंस में गिवन होते हैं तो इसका मतलब हमें उसके एक्सप्लिसिट टाइम के थ्रू टेंस को पकड़ने में हेल्प हो जाती है। अब टुमारो से क्या हमें नहीं पता लग रहा कि ये भविष्य की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हैज गॉन हैड गॉन नहीं आएगा। लेकिन बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो सकता है कि ए करूं या अब सी करूं। अब अगर हम स्पीकिंग के हिसाब से देखें, बोलने के हिसाब से चलें, तो आप बोलोगे सर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। कोई पर्सन ऐसे भी बोल सकता है कि मैं कल वहां पे जाऊंगा, या वो कल दिल्ली जाएगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो कल दिल्ली जा रहा है। तो इन दोनों में से अब आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि ए होगा या सी होगा? ये फिर आपका नॉलेज है, राइट। यहां पे अगर आपको अच्छा नॉलेज होगा ग्रामर का तब भी आप एक ऑप्शन देखो, आंसर तो एक ही होगा। 2 आंसर तो हो नहीं सकते। आप बोलोगे कि सर ए भी हो सकता है क्योंकि टुमारो आ रहा है, फ्यूचर का काम है, फ्यूचर एक्शन है ये, तो उसके उसमें विल गो थोड़ी गलत हो जाएगा। इज गोइंग हम ऐसे भी बोल सकते हैं मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। अब कैसे डिटरमाइन करें? तो यहां पे आपको ग्रामर का डीप नॉलेज होना चाहिए। तो जब भी अगर आप टेंस पढ़ोगे तो वहां पे जब हम टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ते हैं तो वहां पे एक एक्सेप्शन है, इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये वहां पे बताया एक्सेप्शन कि जब भी हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नियर फ्यूचर, सो देयर वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर, राइट। तो नियर फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एप्लीकेबल होता है, वहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट गलत है। इन इनफॉर्मल लैंग्वेज अगर स्पीकिंग की बात करें तो बोथ आर करेक्ट, आप इसको भी बोल सकते हो, ये भी गलत नहीं है। बट ये रॉन्ग कब होगा? जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इसके साथ ऑप्शन में दिया होगा, तो ये गलत करके हमने ये आंसर करके आना है। अब ये क्या था, ये कैसे आपने एलिमिनेट किया? ग्रामर नॉलेज के थ्रू। आपका ग्रामर अच्छा था, आपने टेंस को अच्छे से स्टडी किया है, आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नियर फ्यूचर के लिए ज्यादा मतलब सूटेबल होता है, अप्रोप्रिएट होता है इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू एलिमिनेट ऑप्शन नंबर ए। सो राइट आंसर यहाँ पे सी बनेगा। तो ये आपका नॉलेज है बेसिकली, ठीक है। तो ग्रामर जिसका जितना सॉलिड होगा आपको फायदा होगा। और चौथा पॉइंट आता है प्रैक्टिस। तो एप्टीट्यूड है, ठीक है। सो एप्टीट्यूड क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट योर गुड सिलेक्शन एंड गुड रिजेक्शन। कौन से वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की बहुत रिक्वायरमेंट होती है जब हम इन एग्जाम्स की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम्स थोड़ा आपको यू नीड टू बी ट्रिकी ओवर हियर। आपको रीजनिंग में, मैथ्स में, आपको पता है रीजनिंग और क्वांट के अंदर सिर्फ आपका जो है डिजिट्स चेंज होती हैं, सिर्फ डिजिट्स बदलती हैं वहां पे। लेकिन भाषा के अंदर ऐसा नहीं होता। भाषा में अगर मान लो पहले 10 सवाल आपके वोकैब के हैं और अगले 10 सवाल भी कहीं बाद में जाके उसने 5 क्वेश्चन वोकैब के पूछे हैं, तो वहां पे पूरे सारे वर्ड्स डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। मैथ्स में और रीजनिंग में तो सिर्फ डिजिट्स चेंज होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट्स बदल जाएंगे इंग्लिश में, क्योंकि ये लैंग्वेज है, राइट। इसकी ब्यूटी यही है। तो प्रैक्टिस 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 इज द ओनली मंत्रा टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। जितनी ज्यादा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सो व्हेन यू कंप्लीट योर सिलेबस, सो यू हैव टू attempt more and more mock tests,
एक वही वो चीज होती है मॉक टेस्ट, जो बच्चा मॉक टेस्ट से दूर भागेगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो टेस्ट सीरीज पे आपको जाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट जितने आप लगाओगे, जब आपको लगेगा कि मेरा 50 to 60% सिलेबस हो चुका है रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का, राइट, तो फिर आपको जो है प्रीलिम्स के आधार पे जो है आपको क्या करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि उससे आपका टाइम मैनेजमेंट बनेगा। ठीक है, आपको पता लगेगा कि मेरा लैग कहाँ पे आ रहा है, रीजनिंग में मैं वीक हूँ या मेरे मैथ्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, इंग्लिश में कितना स्कोर आ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ को भी पार करना होता है, राइट। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर आप सोचोगे कि मैंने सिर्फ सिलेबस पढ़ लिया, ठीक है, मॉक टेस्ट आप नहीं लगाओगे और डायरेक्ट आप एग्जाम देने चले जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अब यहाँ पे चेंज भी बहुत हो चुका है, एक फिक्स्ड टाइम मिलता है और दूसरा सेक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है ना। पहले ऐसे होता था कि बच्चा थोड़ा देख लेता था कि रीजनिंग को ज्यादा टाइम दे दिया, मैथ्स को ज्यादा टाइम दे दिया, इंग्लिश को थोड़ा सा कम टाइम में करते थे अटेम्प्ट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मोस्टली अब क्या है कि कुछ फिक्स टाइम मिलता है, उस टाइम के बाद दूसरा सेक्शन ऑटोमेटिकली आपका स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा मतलब आपको अपनी एक्यूरेसी उसी लिमिटेड टाइम में, फिक्स टाइम में दिखानी होगी, रीजनिंग में भी, क्वांट में भी और आपको इंग्लिश में। इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको एक फिक्स टाइम के आधार पे ही अपनी अपनी आपको कैपेबिलिटी को शो करना पड़ेगा कि कितने आप सॉलिड हो मैथ्स में, कितने सॉलिड हो आप रीजनिंग में और कितने सॉलिड आप इंग्लिश में हो, राइट। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन एग्जाम्स के लिए। एक जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, ही और शी कैन इजिली क्रैक द दीज एग्जाम्स पर्टिकुलर, अगर वो बिलीव करता है प्रैक्टिस में। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम मैटर नहीं करती कि आप किस स्ट्रीम से हो, आप बीएससी बैकग्राउंड से हो या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या आप सिंपल ग्रेजुएट हो, राइट। तो मतलब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ेगा। एक जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो भी इन एग्जाम्स को क्रैक करने में असफल हो जाता है, क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उसकी वजह से उसको लगता है मैं तो कर दूंगा। लेकिन वहां पे जब एग्जाम में, क्योंकि एक कहावत भी है, इवन द परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव अर्ड व्हेन देयर वाज टाइम टू एक्ट। जितने मर्जी आप परफेक्ट हो, लेकिन जब एग्जाम देने बच्चा बैठता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है बच्चे को, आते हुए भी गलत सवाल हो जाते हैं, तो आपको वो चीज प्रैक्टिस के थ्रू आपको उस पर ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखना। और अगला जो स्टेप है जी, वो है आपका पीओएस नॉलेज, राइट। तो आपको पीओएस नॉलेज मतलब क्या, पीओएस का मतलब है यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच नॉलेज, राइट। जो आपको मैंने बताया बेसिकली वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस या बेसिकली वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस, ठीक है, या कॉलम वाले में तो चलो इतना यूज नहीं बनता, उसके लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी पहचाननी। सिंगल फिलर जब हम करते हैं, डबल फिलर्स करते हैं, ठीक है, क्लोज टेस्ट करते हैं, कहीं पे भाई क्लोज टेस्ट ऐसे चल रहा है, पैसेज ऐसे पैसेज गोइंग ऑन है, यहाँ पे नंबर 1 है, ठीक है, फिर नंबर 2 है, फिर यहाँ पे नंबर 3 है, फिर आगे जाके नंबर 4 है, फिर लास्ट में नंबर 5 है, ठीक है। और आपने देखा कि यहाँ पे कहीं पे एक ऐसी ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे 2 आ रहा है, आते हैं ऐसे आपको मिलेंगे जब हम पैसेज को सॉल्व करेंगे। मान लो कहीं पे एक ऐसी ऑप्शन है जहां पे ब्लैंक है, थर्ड ब्लैंक से पहले 2 आ रहा है, अब आपको क्या पता नहीं है 2 के बाद हमेशा क्या आएगा, B1 आएगी। हमेशा ही एक्टिव वॉइस में 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो आपको एकदम क्लिक होना चाहिए। मुझे जब ऐसी ऑप्शंस आती है, मैं इसकी ट्रिक्स बताऊंगा आपको फर्दर क्लासेस में, आपको सिर्फ मेरे साथ 1 घंटा बने रहना है, ठीक है, अप टू एग्जाम। अगर आप 1-1 घंटा दिन का डिवोट करते हो, क्लासेस लगाते हो प्रॉपर्ली, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। ट्रिक्स, अब जो जो ऐसी ग्रामर वाली ऑप्शन आती है, इसके लिए आपको इससे पीछे यहाँ पे क्या हो रहा है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिंपली देखा है कि यहाँ पे 2 आ रहा है, राइट, और मुझे पता है यहाँ पे कोई वर्ब पुट होएगी। अब हो सकता है कि ए ऑप्शन में आपको कोई एडजेक्टिव गिवन हो सकता है बी में कोई प्रेपोजिशन दे देगा, हो सकता है सी में आपको नाउन दे देगा, या हो सकता है आपको डी वाली ऑप्शन में फिर वर्ब देगा। तो अगर आपकी पार्ट ऑफ स्पीच पे पकड़ होगी, अगर आपको पता है एडजेक्टिव कैसे मुझे आइडेंटिफाई करने हैं, प्रेपोजिशंस कौन सी होती हैं, नाउन कौन से होते हैं, वर्ब कौन सी होती हैं, तो आप तो डायरेक्ट इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। इफ यू हैव राइट आइडेंटिफिकेशन नॉलेज है, आपको पार्ट ऑफ पीओएस का अच्छा नॉलेज है, तो आप वहां पे तो डायरेक्ट डी ऑप्शन पे चले जाओगे कि भाई इसमें तो वर्ब पुट होगी, ठीक है। या हो सकता है कि 3 ऑप्शन में आपको वर्ब ही दे दे,
तो आपको वहां पे फिर कॉन्टेक्चुअली देखना पड़ेगा कौन सा वर्ड पुट होगा, वर्ब कौन सी वर्ब पुट करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो बहुत इजी हो गया ना, बहुत आसान बन गया है क्वेश्चन। अगर मान लो 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच आ रही है, एक ऑप्शन में वर्ब आ रही है, तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया। तो मैं वहां पे डायरेक्ट 2+V1 डाल दूंगा। तो जो ग्रामर वाली ऑप्शंस होती हैं उसके लिए हमें पूरा कंप्लीट पैसेज को रीड करने की जरूरत नहीं होती। वहां पे आप सिंपली जो है ट्रिक लगा सकते हो ग्रामर का और वहां पे अपना आंसर डाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको सारा डिटेल में आप बता दिया। तो ये हमारा सिलेबस था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, आपको डेली रूटीन में कुछ ना कुछ रीडिंग करनी है और रीडिंग के साथ साथ आपको जो है वोकेबलरी पे काम करना है। 3 पिलर्स जो मैंने आपको बताया, योर रीडिंग, ठीक है, आपका ग्रामर और आपकी वोकैब। ठीक है, इसके टच में रहोगे तो कहीं ना कहीं आप इन एग्जाम्स को इजिली क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।